गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे अप्रैल मंथ की है। तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के लेसन। इकोनॉमी में सबसे पहले देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। तो ये थोड़ी सी लेंदी आर्टिकल है बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिलेगी। साथ ही बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। सेकंड हम लोग देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यहाँ पे हैं। जैसे ओपन नेटवर्क आप देखोगे, डिजिटल कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे ओपन नेटवर्क आया। बैंकिंग, यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट निकल कर आया। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कोल सेक्टर अगेन ये न्यूज़ में है और हर महीने मुझे लगता है हर मंथ में इकॉनमी में कहीं ना कहीं कोल सेक्टर को ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो अगेन ये न्यूज़ में इसके बारे में देखेंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एक न्यू यूनिट हमारे यहाँ आ चुकी है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर में देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। साथ ही न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, तो ये सारी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टॉपिक के साथ जो कि है यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेट। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं न्यूज़ में है क्यों। क्योंकि कुछ ऑथर्स है जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के साथ जो एफिलिएटेड हैं उनके द्वारा दो डिफरेंट एस्टिमेट निकाला गया है पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी की। इट मीन्स कि गरीबी को मेज़र करने के लिए जो एस्टिमेट निकाला गया है ये दोनों IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों के द्वारा डिफरेंट है। और जो इनइक्वालिटी है, इट मीन्स कि इनइक्वालिटी आप जेंडर इनइक्वालिटी देख सकते हो और बहुत तरीके की इनइक्वालिटी है जो कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा। बट बात करेंगे हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी है, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की पेपर है जिसमें ये देखने को मिला कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो 12.3% तक डिक्लाइन हुई है। इट मीन्स कि कहाँ 2011 में 22% था और अब यहाँ पे 2019 में 10% पे आ चुका है। इट मीन्स कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत हद से ज़्यादा गरीबी जो थी वो हमारे देश में वो कम हुई है। तो इसको एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हो। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे दूसरी रिपोर्ट देखें जो कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है और अदर डेटा सेट्स है जिसमें कि सब्सिडी यहाँ पे सब्सिडी एडजस्टमेंट है। तो IMF की जो पेपर है इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि इंडिया में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है वो एलिमिनेट हो चुका है। इट मीन्स कि 2011 में कहाँ 10.8% था और 2019 में ये बताया जा रहा है कि 1.3% है। तो ये दो रिपोर्ट है और दो रिपोर्ट से यही साबित होती है कि हमारे देश में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो यहाँ पे आज के डेट में कम हुई है। एलिमिनेट तो नहीं हुई है बट हाँ कम ज़रूर हुई है। तो यहाँ ग्राफ के थ्रू आप लोग देख सकते हो वाइड वेरिएंस, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट अगर इंडिया में देखें वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से तो 2011 में आप देखो कि ये जो आपका ग्राफ दिखाया जा रहा है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है जब यहाँ पे फूड ट्रांसफ़र जो है वो फैक्टर था, यानी कि IMF के पेपर है ये और ये W बैंक का पेपर है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के तरफ से आप देखो कि डिफरेंट जो है पॉवर्टी एस्टिमेट बताया जाता है और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट बताई जा रही है वो 2011 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 22.5 था, वहीं अगर IMF के द्वारा देखें तो ओनली 10.8 है। वहीं 2019 में देखें तो ये घट के यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 10.2 है, बट अकॉर्डिंग टू द IMF पेपर ये कहा जा रहा है कि 1.3 है ओनली। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, बट जब भी आप कहीं पे भी पॉवर्टी एस्टिमेट अगर बताते हो तो आप इन दोनों को कोट कर सकते हो और इस तरीके के ग्राफ अगर आप अपने आंसर में बनाते हो तो वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होता है। अब समझते हैं कि पॉवर्टी क्या है और डिफरेंट टाइप्स जो यहाँ पे पॉवर्टी मेजर्स है इन सबको एक एक करके समझते हैं। गरीबी क्या है? गरीबी आप जानते हो कि एक स्टेट है, एक कंडीशन है किसी भी इंसान की जिसमें कि पैसे की कमी है। सबसे पहली बात है कि पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जिनके कारण वो अपनी एक डिसेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर आप अर्न कर रहे हो, आपके हाथ में पैसे हैं, तो इट मीन्स कि आप अपने लिए खाने के लिए भी खाना जुगाड़ पा रहे हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे आपके पास, रहने के लिए जो भी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है वो पूरा आप कर पाओगे। तो इट मीन्स कि क्या है कि गरीबी को डायरेक्टली हम लोग किस चीज़ से यहाँ पे तौलते हैं, तो पैसे से तौलते हैं। साथ ही आप देखो कि यूजुअली ये एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव पॉवर्टी, इस दो तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, इट मीन्स कि हद से ज़्यादा गरीबी। हद से ज़्यादा गरीबी कहने का मतलब है कि लोग अपने लिए रोटी कपड़ा मकान तक नहीं जुगाड़ पा रहे हैं, ना उनको पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रही है, ना खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना साफ़ सफाई मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि अगर कोई लोग $1.9 से कम अगर अर्न कर रहे हैं तो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक दिन में वो एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में काउंट होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक।
परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि अगर आप लोग एक दिन में मान लो कि 1000 रुपीज़ है और एक इंसान की एक दिन की जो यहाँ पे कमाई है वो 5000 है, तो ऑब्वियस है कि जो 5000 वाले लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा खर्च करेंगे और जो 1000 के लोग हैं ये यहाँ पे कम खर्च करेंगे इनके कंपैरिजन में। तो परचेजिंग जो पावर पैरिटी है वो 5000 वाले जो लोग की कैटेगरी में उनका ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स रिलेट करना। इट मीन्स कि आप देखो कि जिसकी इनकम वॉर्स है, रिसोर्स भी नहीं है और किसी भी इंसान की जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे उस हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए, एक एडिक्वेट और जो सोशली एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में जिससे कि वो रह सकते हैं, उनसे भी थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा कि वर्स्ट हो चुका है। इट मीन्स कि आप समझो कि सोसाइटी में आप देखते हो कि 3-4 लोग रहते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 लोग हैं। तो मान लीजिए कि अगर 2 के पास यहाँ पे होंडा सिटी है, ठीक है, और 1 के पास अगर यहाँ पे मर्सिडीज़ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 जो है ना ये 1 के कंपैरिजन में पुअर है, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे के बेसिस पे ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी कहने का मतलब हमेशा होता है कि आप किसी और से रिलेट करके आप देख सकते हो कि पॉवर्टी किस लेवल की है। हालांकि है तो कोई दोनों में से कोई पुअर नहीं है, बट फिर भी ये एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि किसी भी तरीके का कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है। बट आप देखो कि जब पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोच में हम लोग आते हैं तो बहुत तरीके के हम लोग यहाँ पे अप्रोच देखते हैं, डायमेंशन इंडिकेटर्स बहुत होते हैं। वेलबींग अप्रोच अगर हम लोग देखें जो कि यहाँ पे एरिक अलार्ट के द्वारा दिया गया है कि यहाँ पे 3 डायमेंशन है। सबसे पहले हैविंग, इट मीन्स कि कितनी मटेरियल है, लविंग इट मीन्स कि सोशल कहा जा रहा है, और बिंग इट मीन्स कि स्पिरिचुअल और इमोशनल। तो ये 3 यहाँ पे आपका डायमेंशन है जिसके बेसिस पे कहा जाए कि कितने वेलबींग अप्रोच है। कैपेबिलिटीज़ अप्रोच अगर देखें कि एक इंसान के तहत कितनी कैपेबिलिटीज़ है, तो अमर्त्य सेन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि एक ऑल्टरनेटिव है इनकम का और कंजप्शन अप्रोच का। तो OECD के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप किया गया जिसमें 5 कैपेबिलिटीज़ है। इट मीन्स कि एक इंसान जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे कितना कैपेबल है, ह्यूमन बेसिस पे कितना कैपेबल है, पॉलिटिकल बेसिस पे कितना कैपेबल है और सोशियो कल्चर बेसिस पे कितना कैपेबल है, सिक्योरिटी बेसिस पे कितना कैपेबल है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक बेसिस पे आप देखो कि अगर कोई इंसान कमा रहे हैं तो वो कितना कंजप्शन कर रहे हैं, अपने खाने पीने में कितना खर्च कर रहे हैं, उनका इनकम कितना है, उनके पास कितना यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ह्यूमन बेसिस पे अगर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यानी कि एक ह्यूमन बीइंग का हेल्थ कैसा है, यानी कि अगर हेल्दी पर्सन है तो अच्छी बात है, वो उनको कितनी एजुकेशन मिली, भूखमरी अगर आप लोग देखो तो इसके बारे में अभी अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इसमें काउंट होता है। पॉलिटिकल अगर कैपेबिलिटीज़ अगर हम लोग देखें तो एक इंसान कितना फ्रीडम है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, आप किसी की बातों में आ जा रहे हो या फिर आपकी खुद की इंडिपेंडेंट थॉट है। साथ ही सोशियो कल्चर अगर देखें तो सोशियो कल्चर में कहा जाता है यहाँ पे कि क्या स्टेटस है, कितनी आपकी डिग्निटी है, मतलब कि डिग्निटी कैसा है, स्टेटस कितना है, इसको देखा जाता है। सिक्योरिटी अगर हम लोग देखें तो सोशल सिक्योरिटी कितना है, जिस समाज में आप रह रहे हो क्या आप जो है डिग्निटी के साथ रह पा रहे हो, एक हार्मनी है आपकी सोसाइटी में। साथ ही वल्नरेबिलिटीज़ कितनी है, क्या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में आपके साथ कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती या फिर आपको आइसोलेट तो नहीं कर दिया जाता, वल्नरेबल सिचुएशन तो नहीं अराइज हो रही है, या सोशल रिस्क मैनेजमेंट कितना हो रहा है। तो ये भी आपका सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के ही तहत ये काउंट होता है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन में ये दूसरी एंगल है। तीसरी एंगल है जो कि हम लोग एक रिपोर्ट भी देखते हैं आज के डेट में, तो हमारे इंडिया में भी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं और टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। 3 डायमेंशन कहने का मतलब है कि किसी इंसान को अगर देखना है कि वो पुअर है, और पुअर मीन्स पैसे के बेसिस पे नहीं, मल्टी डायमेंशनल और भी डायमेंशन से पुअर है। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर किसी इंसान को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो गरीब है। अगर किसी इंसान के पास अच्छी हेल्थ नहीं है, हेल्थ डिट्रॉइट हो रही है या फिर कोई और भी डिजीज़ है और उसका वो इलाज नहीं कर पा रहा है, तो भी हम लोग उसको कहेंगे कि वो गरीब है। थर्ड एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट मीन्स कि बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, खाना पकाने के लिए फ्यूल नहीं है, एसेट नहीं है, तो भी हम लोग उनको कहेंगे कि गरीब है। तो ये सारे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमेंशन रखा गया है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव्स है जो कि बार बार लिया जाता है, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि बार बार पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है, पॉवर्टी मेजर्स एस्टिमेशन लाई जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें कि चलिए जितना भी एस्टिमेशन लाना है ले आइए, जितनी भी कमेटी की रिकमेंडेशन देखना है देख लीजिए, बट अभी भी हमें क्या चाहिए, एक जो कॉमन एग्रीमेंट होता है ना कि पॉवर्टी को एक्चुअली हम लोग कैसे मेजर करें या फिर गरीबी को कैसे हटाएं, इसकी बड़ी कमी है हमारे देश में। आप देखो कि एक्यूरेट जो है एक पॉवर्टी एस्टिमेशन होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर जब तक पॉवर्टी एस्टिमेट नहीं होगा, जब तक हम लोग ये मेज़र नहीं करेंगे कि हमारे देश में रहने वाले लोग कितने गरीब हैं और कौन कौन गरीब है, तो हम लोग उनको बेसिक जो नीड्स है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बेनिफिशरीज नहीं हो पाएंगे बहुत सारे स्कीम्स की, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि इंटर जनरेशनल जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसको एड्रेस करना है, यानी कि जो भी परमानेंट डिसएडवांटेज है, यानी कि आप देखो कि बहुत सारे बच्चे हैं, वो उनका बच्चों का क्या होता है कि उनकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, तो इसलिए बच्चों की यहाँ पे नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए। एविडेंस लीड पॉलिसी मेकिंग है, यानी कि टारगेटेड आप देखो पॉलिसी इंटरवेंशन है, सस्टेनेबल रिजल्ट है, साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है। इंक्लूसिव ग्रोथ कहने का मतलब है कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले हर तबके के लोग, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे बूढ़े हो, हर किसी का एक ग्रोथ में इंक्लूजन होना चाहिए और बेसिक नीड्स उनको पूरा मिलना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास होनी चाहिए। साथ ही फुल और इफेक्टिव इन्जॉयमेंट जो है उसको इंश्योर करना, जैसे ह्यूमन राइट्स है, अगर हम लोग यहाँ पे इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो हमारा कुछ अधिकार है कि हमें सिविल, सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। साथ ही कुछ एरिया भी फाइंड आउट करना है सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस को देखते हुए, जो कि हमारे समाज में या फिर कुछ ग्रुप के लोग हैं या फिर विमेन के द्वारा आप देखो कि बहुत सारे डिस्प्रोपोर्शनेट यहाँ पे उनको फेस करना होता है। बर्डन ऑफ चिल्ड्रन है, जिसके कारण आप देखो कि एक टाइम पॉवर्टी इशू निकल कर आता है। अब ये टाइम पॉवर्टी क्या हो गया? टाइम पॉवर्टी कहने का मतलब है कि एक समय आता है जब अपने आप में ही जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाता है, अपने आप में ही आप देखो कि फूड चॉइसेस जो है वो पुअर हो जाती है, हेल्थ कंडीशन डिट्रॉइट होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्पेशली विमेन और गर्ल्स की। देखिए जब तक गर्ल्स को अगर हम लोग अच्छी हेल्थ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं देंगे, जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश की जो विमेन है ना वो गरीब है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा हेल्थ नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है और ना ही उनको जो है एक बेटर हेल्थ दिया गया, तो उनको भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक गरीब के स्टेटस में, पॉवर्टी के स्टेटस में ज़रूर रखेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन हमें हर बार देखने को मिलेगा और ये टाइम डिस्क्रिमिनेशन है, टाइम पॉवर्टी है कि एक समय के बाद एक समय होने के बाद जो है हम लोग महिलाएं और गर्ल्स को पॉवर्टी के कैटेगरी में रख देते हैं। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पुअर ह्यूमन कैपिटल है बच्चों के लिए। बच्चे जब पैदा लेते हैं तो आपको पता है कि उनको एडिक्वेट फूड उनके पास होना चाहिए, पुअर हाउसिंग वगैरह देखने को मिलता है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन उनको नहीं सही से मिल पाता है। पॉवर्टी अगर हम लोग किसी फैमिली का देखें तो फैमिली में क्या होता है कि लो इनकम है, लो एसेट है, साथ ही पुअर रीजन है और पुअर आप देख सकते हो कि एरिया है। पुअरर अगर वर्क अपॉर्चुनिटी देखें तो ये भी देखने को मिलता है कि काम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास, लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है और जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट भी सही नहीं है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हाँ पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का। लेकिन आप देखो कि एक्यूरेट पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात हम लोग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक्यूरेट अगर हम मेज़र करें तो इसमें चैलेंजेस देखने को मिलेगा। क्या क्या चैलेंजेस है कि क्या हमारे यहाँ एक्चुअल जो है डेटा की अवेलेबिलिटी है। इट मीन्स कि अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स को अडॉप्ट करते हैं फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो इसमें क्या हमें जो है प्रॉपर डेटा मिल पा रहा है? डेटा ही नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी बात यही होती है। एक एक्यूरेट डेटा जो है वो हमेशा छुपाया जाता है। साथ ही इकोनॉमिस्ट बायसनेस देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि अगर पॉवर्टी की कैलकुलेशन करें तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि इसमें इकोनॉमिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और वही मेनली ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो ओवरऑल इकॉनमी का होता है। तो इससे क्या होता है कि इनकम और जो कंजप्शन डेटा है इसको यूज़ किया जाता है और ये कहीं ना कहीं वेलबिंग के कहीं ना कहीं एक दो इंडिकेटर भी होते हैं। डेटा लैग है, डेटा लैग तो आपको पता ही है कि जो डेटा सेट्स है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउस होल्ड डेटा हो, यानी कि घर में रहने वाले कितने लोग हैं, कौन कौन क्या काम करते हैं, ये सारे डेटा हमें मिल नहीं पाते हैं। डेटा एरर्स भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर डेटा मिल रहा है तो गलत ही दे रहे हैं। आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि जब सर्वे के लिए आपके घर में लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, जो बेसिकली वो पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कौन कौन किस तरीके का काम कर रहे हैं, कहाँ पोस्टिंग है, तो बेसिकली लोग जो है ना वो बताते नहीं हैं, एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम निकल कर आती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो सर्वे है ये हर एक 5 साल में ये कंडक्ट किया जाता है, यानी कि कितने लोग हैं जो खर्चा करते हैं और किस बेसिस पे कहाँ कहाँ खर्चे करते हैं उनका एक सर्वे तैयार होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेटा की कमी देखने को मिलती है। डिफ़िकल्टीज़ है इंडिकेटर को अडॉप्ट करने में। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी इंडिकेटर सेट किया जाता है ना उनको बेसिकली अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेगा कि वेट और रेंज ऑफ वेरिएशन कितना होगा।
कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है जो यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन है, यानी कि जो पॉवर्टी है उसको समझना और वेल बीइंग को समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया की हाई सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि हर तरीके के लोग और इतना डाइवर्स है, क्योंकि हर एक आप देखते हो कि डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, डिफरेंट यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में अलग डिवीज़न है, डिफरेंट जो है आपको यहाँ पे अपने कल्चर के लोग देखने को मिलेंगे। तो इसलिए लार्ज पॉपुलेशन है और लार्ज पॉपुलेशन में भी आपको डाइवर्सिटी बहुत हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें ये समझने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पॉवर्टी और वेलबिंग है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसको हम लोग बेटर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस है जो कि ये समझना होगा कि क्यों नहीं अभी तक हम लोग एक्यूरेट पॉवर्टी एस्टिमेशन कर पाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो आज के डेट में हमारे यहाँ नीति आयोग है इनके द्वारा लाया जा रहा है, तो फर्दर इससे क्या होगा कि हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। और इस तरीके के इंडेक्स से क्या होगा कि बेसिकली जो लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उनको हम लोग समझ पाएंगे कि किस किस डायमेंशन में कितने लोग जो है पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जेंडर की, एज की, वल्नरेबिलिटीज़ की, साथ ही जो हाई लो मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन है उससे हम लोग को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग को कॉस्ट इफेक्टिव जो हाई फ्रिक्वेंसी सर्वे है उसको यूज़ करना है, जैसे इनकम हो गया, कंजप्शन सर्वे हो गया। तो ये इकोनॉमिक मॉडलिंग में बेस्ड है, साथ ही साथ वायरलेस टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, जिसमें कि हम लोग रियल टाइम पॉवर्टी डेटा को कैप्चर कर सके। तो ये 3 यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए जो है हम लोग किस तरीके से काम करें। सबसे पहले जो डेटा है हमें डेटा कलेक्ट करना होगा, और साथ ही हाई लो जो मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन है उसमें हम लोग को शिफ्ट होना होगा। आज के डेट में पॉवर्टी लाइन आपको क्या देखने को मिलता है, 2 ही है। एक पॉवर्टी लाइन बना दिया गया, इसमें जो इसके ऊपर आते हैं उसको हम लोग APL कहते हैं, जो इसके नीचे आते हैं उसको हम लोग BPL कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमारा जो है नेक्स्ट लेवल का पॉवर्टी लाइन बनाना है, जिसे हम लोग हायर लो मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट ये पॉवर्टी एस्टिमेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर ये आर्टिकल लगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको डेटा भी मिल गए बहुत सारे IMF के और वर्ल्ड बैंक के, साथ ही पॉवर्टी भी समझ गए और डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स भी समझ गए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। देन यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोच भी देख रहे हैं कि 3 तरीके का है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग समझे कि क्यों हमें एक्यूरेट पॉवर्टी एस्टिमेट करने की ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, एंड फाइनली कंक्लूजन में हम लोग बात किए। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट समझते हैं। ये इकोनॉमिक की बेसिक टॉपिक है, और इस बार आप प्रीलिम्स में देख रहे हो कि इकोनॉमी की जो भी क्वेश्चन आती है वो बहुत बेसिक होती है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी डेप्थ में जाके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दिसंबर क्वार्टर जो फिनेंशियल ईयर 2022 है, तो इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 23 बिलियन तक रिच हो जाएगी, जो कि हमारे GDP का 2.7% है, 9 ईयर्स हाई है। इट मीन्स कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2012 में ये कहाँ था, तो 31 बिलियन तक ये टच किया था। तो चलिए बेसिकली हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ निकल कर आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप यहाँ समझ सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग कहते हैं 2 तरीके का है, एक तो होता है करंट अकाउंट, एक होती है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होती है जिसमें कि आपका कैपिटल आता है। इट मीन्स कि हमारे देश में हमारे सरकार के पास पैसे आते हैं। तो कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो एक तो है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे देश में बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, FII हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए क्या होता है कि बाहर से आने वाले लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारा कैपिटल क्रिएट होता है, तो ये हमारे किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। सेकंड है कि लोन वगैरह आप देखो कि गवर्नमेंट लोन लेती है, और हम लोग अपने देश में तो लोन लेती ही है सरकार, बाहर से भी लोन लेती है। तो इससे भी क्या हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लोन लेने का मतलब क्या होता है कि पैसे आ रहे हैं, तो ये भी हमारा कैपिटल क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखो कि बैंक अकाउंट होता है, यानी कि जो NRI है, जो हमारे देश के लोग हैं लेकिन बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, तो उनकी अकाउंट हमारे देश में होती है, वो भी बाहर जॉब करके हमारे यहाँ पैसे भेजते हैं। तो ये 3 ऐसा आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के तहत रखा गया है। करंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कहा गया है कि विजिबल है, यानी कि करंट अकाउंट में आप देखो कि जो भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है तो काफ़ी भारी मात्रा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गोल्ड है। उसके अलावा अगर हम लोग इनविजिबल देखें जो हमें नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी सर्विसेज है जो कि यहाँ पे ऐड होता है। इनकम है जैसे प्रोफाइल, इंटरेस्ट और डिविडेंड है। ट्रांसफ़र करना है जैसे कि आप देखो रेमिटांसेस है, यहाँ पर डोनेशन है, गिफ्ट है। तो रेमिटांसेस क्या होता है कि आप लोग देखो कि जब भी हम लोग जो, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल है मेरी, और ये जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जिस हिसाब से यहाँ पे व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से मेरी अर्निंग होती है।
तो अर्निंग क्या हो रही है कि मैं यहाँ इंडिया में बैठ के यहाँ पे आपको डिस्कशन और लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी अर्निंग हो रही है वो यूएस से हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि यूएस जो है वो मुझे सैलरी नहीं दे रहा, इसको हम लोग रेमिटांसेस कहते हैं, ठीक है। जो मुझे मैसेज भी आते हैं सैलरी का वो रेमिटांसेस के फॉर्म में आते हैं। इसको आप देखो ये ऑनलाइन है, अगर मैं ऑफलाइन कहूँ तो मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ, ऑनलाइन ही बैठी हूँ यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन मैं क्या कर रही हूँ कि जो यूएस की प्लेटफॉर्म है उसी को यूज़ कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मुझे रेमिटांसेस आ रहे हैं। लेकिन आप समझो कि क्या होगा कि मैं यूएस ही चले जाऊँ और यूएस में ही काम करूँ, और वहाँ पे जब मैं पैसे अर्न कर रही हूँ और उस पैसे को वापस मैं अगर इंडिया में जो मेरी फैमिली है वहाँ यहाँ भेज रही हूँ, तो फिर क्या होगा, उससे मैं रेमिटांसेस कहूँगी। तो रेमिटांसेस भी आ रहा है जो कि करेंट अकाउंट में ही ये काउंट होता है, ठीक है। डोनेशन भी दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है, तो ये भी आपका करेंट अकाउंट में ही काउंट होता है। अगर हम लोग बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो गुड्स सर्विसेज या फिर एसेट वगैरह का होता है, यानी कि जो रेसिडेंट कंट्री में है और या तो फिर कोई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है। जब हम लोग देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेइंग डायनेमिक्स है, तो करेंट अकाउंट जो है ये हमारा डिफरेंस होता है किसमें, तो पब्लिक और प्राइवेट में, यानी कि आप देखो कि दोनों होता है, नेशनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला के होता है, सेविंग होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वन ऑफ द टू मेन अकाउंट देखें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, तो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। बेसिकली क्या होना चाहिए किसी कंट्री में, जैसे मैं दो एग्जांपल बताती हूँ, इंडिया है और दूसरा चाइना है, ठीक है। इंडिया में आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी बहुत वीक है, इसके कारण हम लोग जो है सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा लेस है। वहीं अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स है वो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारी क्या होगी कि बेसिकली आप देखो क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, बट हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गया है और ये क्या होता है, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर चाइना की बात करूँ तो चाइना में आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं और वो एक्सपोर्ट हब कंट्री है और बहुत ही कम वो इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आप देखो कि यहाँ पे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये दो कंट्री है जिसमें कि आपने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वीक है तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। जब एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से यहाँ पे बढ़ जाए, यानी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट घट जाता है तो इसको हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं। वहीं अगर इंपोर्ट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि हम लोग घाटे में चल गए, फाइन। और ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो ये रेसिपिएंट है जो कि यहाँ पे रेसिडेंट के से आप देखो रिसीव हुआ है फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट के। कैपिटल अकाउंट की अगर अब बात करूँ तो ये सेकंड अकाउंट होता है जिसमें कि सारे इंटरनेशनल परचेज और जो सेल होता है एसेट का, जैसे कि मनी हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, तो किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए, यानी कि एक साल के लिए जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल परचेज है वो सब कहाँ जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। करेंट अकाउंट कहने का मतलब है कि आज के करेंट जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग करेंट अकाउंट में रखते हैं। लेकिन जो कैपिटल है यानी कि एक साल का लॉन्ग टर्म का, आप देखो कि अगर इंटरनेशनल परचेज वगैरह कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसका क्या ट्रेंड्स चल रहा है। तो पास्ट से अगर हम लोग ट्रेंड्स देखें तो इंडिया में आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है, यानी कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि हम लोग घाटे में चलते हैं और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 1991 में क्राइसिस हो गया था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे थे और एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं रहे थे और ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसका हम लोग जो है ऐसे भी इंपोर्ट करते और भी इंपोर्ट करना पड़ा। रिसेंट ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट फ्यू ईयर से यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ आइसोलेटेड क्वार्टर है करेंट अकाउंट सरप्लस का, जो कि क्वार्टर एक में है 2021-22 में। ट्रेंड्स अगर हम लोग मर्केंटाइज और सर्विस ट्रेड में देखें तो जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंडिया का कंटिन्यू है, तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है मर्केंटाइज गुड्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड प्लस भी सरप्लस भी है कहाँ, तो सर्विस में। हम लोग जो है सर्विस ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लो है, तो उसके कारण हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है मर्केंटाइज गुड्स में। देखिए इकॉनमी में आपको 3 ही सेक्टर देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नो डाउट हम लोग आगे ही हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा जो कि हमारी बहुत पुअर है। साथ ही अगर टर्शरी सेक्टर में देखिए तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस सेक्टर है जो कि हमारी बहुत ही बेटर है। तो यानी कि सर्विस सेक्टर में हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी होती है।
अब देखते हैं कि रीज़न्स क्या क्या है हमारी जो इस तरीके की करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई है। सबसे पहला क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड और कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इकॉनमिक ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इम्पोर्टेड पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी है, कि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कराते थे, तो हमारी डोमेस्टिक जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो भी हो रही है, जिसके कारण जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट है, यानी कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो वो कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अनफेवरेबल पॉलिसीज़ है। हर एक राज्य का आपका देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके का पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक्सचेंज रेट अलग है, एसेंशियल गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसकी कैटेगरी अलग है। साथ ही एनर्जी इंपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है लो हो गया है। 2021 और 2022 में देखें तो इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2.67 से यहाँ पे नीचे आ चुका है। ग्लोबल अगर कमोडिटी प्राइस देखें, स्पेशली जो हाई इंपोर्ट कमोडिटीज़ है जैसे क्रूड ऑयल है, गैस है, कोल है, एडिबल ऑयल है, ये गोल्ड है, तो इन सब में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोग इसको इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हमारी डेफिसिट बढ़ते जा रही है। अब देखते हैं कि क्या थ्रेट है, जिस तरीके से हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो पुल आउट हो जाएंगे। देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो उसी देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो कभी भी लॉस मेकिंग कंट्री में नहीं जाते, वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंट्री में जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉफिट हो चाहिए। तो जब हमारे देश में एफडीआई वगैरह इतने आ रहे हैं, उनको एक दिन में दिखेगा, कभी दिखेगा कि हाँ हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, इट मीन्स कि हम लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं, तो वो अपनी जितनी भी कंपनी रखे या जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो सब वो पुल आउट कर लेंगे, जो कि बहुत ही बुरी होगी। फॉर एग्जांपल आप देखो 2013 में जो टेपर टैंट्रम था उसका एक अच्छा उदाहरण है। साथ ही कॉस्टली मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें सडन हमें गिरावट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आप देखो बहुत ही सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। रिडक्शन है डोमेस्टिक सेविंग में कमी देखने को मिलेगा, जिससे कि लोअर इन्वेस्टमेंट होगा। फॉरेन जो बोरोविंग है वो हमें देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का जो फॉरेन बोरोविंग है इससे क्या है कि डेटर को काफ़ी हेल्प होगा, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी कंसर्न होता है और यहाँ पे कम रिटर्न आपको इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिलेगा। फाइन। पेमेंट इम्बैलेंस और लीडिंग टू बीओपी क्राइसिस अगर देखें तो ये एशियान जो फाइनेंशियल क्राइसिस है 1997 का, उसमें ये देखने को मिला। और जो रिसेंट श्रीलंका की क्राइसिस है, श्रीलंका में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप तेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ भी आप बेसिक चीज़ें देखो, दवा वगैरह बहुत महंगी हो गई है, खाने की भी सामान यहाँ पे बहुत महंगी हो गई है। तो श्रीलंका क्राइसिस और जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, इन दोनों से हम लोग देख सकते हैं कि पेमेंट इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। तो रिसेंट कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स में हो रहा है और इम्पोर्ट कवरेजेस में है, तो ये फर्स्ट साइन है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल फ्लोज है वो बहुत स्लो या फिर रिवर्स हो गया है। बट अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 के बीच में देखें तो फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि कहाँ हमारा 642 बिलियन डॉलर था, अब यहाँ पे 607 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम है हमारे देश में। लेकिन वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें एक अच्छा एक्सटर्नल शॉक जिस तरीके से हम लोग फेस किए हैं, इट मीन्स कि बैक टू बैक आप देखो कि एक तो पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, फिर आप देखो कि 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद आप देखो कि कोविड आ गया। तो यानी कि ये तीन हम लोग बैक टू बैक ऐसे ही यहाँ पे हमें फिनेंशियल शॉक मिला है, जिससे कि अभी हम लोग रिकवर भी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या ज़रूरत है हमारे देश को कि हायर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो बाहर की देश की कंपनी की बाहर की देश की जो करेंसी है, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, तो ये सब हमारे पास होनी चाहिए। फर्दर हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस है उसको भी हम लोग को इम्प्रूव करना होगा, और ये तभी होगा जब हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी कि हम लोग अपने देश में ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हम लोग दूसरे देश में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई या फिर यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, उससे हम लोग ऑयल और गैस में काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको हम लोग को डिपेंडेंसी कम करना होगा और अपने देश में प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। साथ ही हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी जो फ्यूल है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिफ्ट करना होगा। साथ ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत लेकर आए थे कोविड-19 के टाइम में, जब सप्लाई चेन बिल्कुल ब्रेक हो गई थी, तब हमें समझ में आया कि हम लोग इतना ज़्यादा जो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते, वो अगर आपदा आता है तो उस समय कोई साथ नहीं देता। तो इसलिए हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे हर एक सेक्टर में। तो इसलिए हमें जो है जो इम्पोर्ट करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमने सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढना होगा।
तो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए प्राइस का, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो पाता है। साथ ही कैपिटल इनफ्लो को भी मेंटेन करना है, और ये मेंटेन कैसे होगा, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म के द्वारा होगा, गेन इन्वेस्टर्स के द्वारा होगा जो कॉन्फिडेंस वगैरह गेन करेंगे। साथ ही स्टार्टिंग फिजिकल कंसोलिडेशन है जो कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के ही थ्रू हो सकता है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन आएगी यानी कि महंगाई आएगी, मार्केट में सामान का दाम जो बढ़ जाएगा उसको कंट्रोल कर पाएंगे, सेविंग हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, और जिससे कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि एन के सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था। फॉर एग्जांपल के द्वारा बताया जा रहा है कि कीप एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो लो, स्पेशली शॉर्ट टर्म डेट में, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉलेटाइल होता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। फाइन, तो ये सारी बातें रही, यानी कि वे फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सब क्या है, जिसमें कि हमने यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखा। सबसे पहले कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि हमारे देश में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके पीछे हम लोग ट्रेंड्स देखे कि पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है। साथ ही रीजंस देखे हैं कि प्राइमरी रीजंस क्या है जिसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ती ही जा रही है, पोटेंशियल थ्रेट क्या है, साथ ही साथ हम लोग वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे देखें। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से रोज़ हमारी वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पे आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।